नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MRM क्लासेस जयपुर पर। साथियों, मैं राहुल सोगन आज से आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मारवाड़ के इतिहास की जो है साथियों कक्षाएं। हमारी जो पिछली कक्षाएं थी वो मेवाड़ के इतिहास पर आधारित थी। हमने मेवाड़ के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा, प्रत्येक राजा को पढ़ा, जो मुख्य मुख्य राजा थे उनमें प्रत्येक राजा को विस्तार से पढ़ा। कई राजाओं पर हमारी 4-4, 5-5 कक्षाएं भी बनी, बट हमने सबको पढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा और आप सभी लोगों का जो एक महीने में जो आपने प्यार दिखाया वो भी काबिले तारीफ था। साथियों, धन्यवाद आप लोगों के इस प्यार के लिए। अब साथियों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। क्या साथियों, मारवाड़ का जो इतिहास है वो पढ़ने जा रहे हैं आज से हम। मारवाड़ के इतिहास में आज की कक्षा में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहले तो मारवाड़ क्या है, क्या पढ़ेंगे साथियों। पहली जो कक्षा होगी वो है मारवाड़ क्या है, इस पर रहने वाली है हमारी पहली कक्षा। दूसरी कक्षा होगी, दूसरा आगे वाला पहला जो पार्ट है वो क्या है, मारवाड़ क्या है, इसके ऊपर की मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जो जिले हैं वो आते हैं वर्तमान राजस्थान के। और आगे बात करें 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर हमारी जो क्लास है उसकी बात करें अगर साथियों, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे मारवाड़ की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत है। मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, राठौड़ राजवंश, उसको हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं। तो मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत है, किस किस ने दिए हैं और किस किस ने सपोर्ट किया है। तीसरा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज राव सिन्हा। मारवाड़ के राठौड़ों के जो आदि पुरुष जिन्हें कहा जाता है राव सिन्हा जी को, उनके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। राव सिन्हा जी का जन्म कैसे हुआ, इनके जन्म से संबंधित एक स्पेशल कहानी भी है जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या आ जाता है अपने पास में, मारवाड़ क्या है। तो इसको अब चलिए साथियों शुरू हो। साथियों, अब हम हमारे पहले टॉपिक पर बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ क्या है, मारवाड़ की जो रियासत थी उसके अंदर वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित थे। वैसे तो हमारे जो जादूगर जी है मुख्यमंत्री साहिब, उन्होंने क्या राजस्थान को अनेक जिलों में विभाजित कर दिया, उसमें से कुछ हिस्से मारवाड़ के भी आए थे। तो साथियों उनको छोड़ो एक बार, बट जो हमारा अभी तक मान्य है उस नक्शे की बात करें तो उसके जो है साथियों कुछ जिले मैं बता रहा हूँ। एक तो जो है जोधपुर, पहला जो जिला है यही पढ़ेंगे हम मुख्यतः, जोधपुर को ही पढ़ेंगे। मारवाड़ का इतिहास पढ़ते टाइम जोधपुर पे ही जो है राव जोधा द्वारा जो बसाया गया था उस जोधपुर के बारे में। दूसरा, जोधपुर का एक पड़ोसी है जालोर, क्या जालोर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जालोर के अलावा एक बार मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा था ना, ये यहां से प्रारंभ होके ये यहां तक का जो ऐसा हिस्सा था ना, ये क्या था, मारवाड़ था। ये याद रखना, इतना सा याद रख लेना कि ये जो हिस्सा था वो मारवाड़ का हिस्सा था। ये वाला जो हिस्सा आता था राजस्थान के डायग्राम में उसे मारवाड़ का हिस्सा कहा जाता था। ये जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, जोधपुर जालोर। एक उधर नागौर भी रह गया, तो नागौर भी किसके अंदर आता था, मारवाड़ के अंदर ही आता था नागौर भी। नागौर के बारे में नेक्स्ट बात करें, इधर यहाँ पे से अपना पाली भी है, क्या पाली भी जो है। वैसे साथियों पाली आ गया, और पाली के बाद में इधर बात करें तो एक थोड़ा सा बाड़मेर का हिस्सा हो रहा है, तो अपना बाड़मेर जो था वो भी क्या है इसके अंदर सम्मिलित होता था। तो राजस्थान के जो है ये मुख्यतः जो 5 जिले जो थे वो मारवाड़ के अंतर्गत सम्मिलित थे। इधर अपन देखते हैं जैसलमेर के अंदर भाटियों का राज था, भाटी वंश अलग से राजवंश करता था। इधर बीकानेर पे भी राठौड़ों को पढ़ेंगे, पर बीकानेर वाले जो राठौड़ है उनको अलग से पढ़ेंगे, हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे तो वो वाली बात अलग है। इधर आप सभी को पता है मेवाड़ था ही, मेवाड़ के अलावा इधर सिरोही के अंदर देवड़ा के जो शासक थे उनका अधिकार था ही। तो सबके अलग अलग जो है डायनेस्टी चल रही थी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो मारवाड़ वाली डायनेस्टी पढ़ेंगे। मारवाड़ वाली डायनेस्टी के अंदर जो है राठौड़, मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनका ये क्षेत्र था। क्या यहाँ पर किन का राज था, राठौड़ों का जो है राज था। तो ये याद रखना है कि मारवाड़ के जो राठौड़, मारवाड़ के जो अंदर है राठौड़ों का अधिकार था, उस राठौड़ वंश को जो है हम पढ़ेंगे। इधर बात करें तो कौन कौन से जिले आ गए ये ढंग से याद कर लेना, जोधपुर, जालोर, नागौर, पाली और बाड़मेर। तो ये हमारा पहला पॉइंट था वो पूरा हो चुका है। मारवाड़ क्या है, पहला पॉइंट क्या था अपना कि मारवाड़ क्या है। यदि क्लिप में बात करें तो क्या मारवाड़ क्या है, तो मारवाड़ का जो वर्तमान का क्षेत्र है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से आते थे। अब आप लोग समझ गए हो मारवाड़ की स्थिति
क्या है। तो साथियों अब जो है हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत, राठौड़ी की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न जो है विद्वानों ने क्या क्या जो है अपने तर्क दिए हैं, किसने क्या बताया, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। तो उम्मीद है साथियों आप सभी लोगों ने जो है मारवाड़ के राठौड़ों के जो बारे में जो मैंने बताया, मारवाड़ के बारे में उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको उतार लिया होगा। अब देखते हैं साथियों मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति की बात की जाए साथियों तो सबसे पहले हमारे जहन में सवाल आता ही है, ये प्रश्न गूंजता ही है कि आखिर जैसे हमने गुहिलों के बारे में पढ़ा था मेवाड़ वालों के, तो कि गुहिल है, गुहिलादित्य से प्रारंभ हुए थे, वैसे ये जो है मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति किन से हुई, ये सवाल भी जो है हमारे मन में गूंजता है। तो इसके संबंध के अंदर विद्वानों के अंदर दो मतभेद है। दो मतभेद कौन कौन से हैं? एक तरफ के जो है वो तो मानते हैं कन्नौज, क्या साथियों, कन्नौज के जो गढ़वाल है, कन्नौज के गढ़वाल जो है गढ़वाल, इनके जो है साथियों वंशज मानते हैं मारवाड़ के राठौड़ों को। एक तो कन्नौज के गढ़वालों से जोड़ते हैं, दूसरे साथियों दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, दूसरा जो मत है दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट थे उनसे इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ के जो राइटर हैं। अब ये एक तरफा नहीं है साथियों, इनको जो है मानने वाले दो तरफे राइटर हैं। इन दोनों के बीच में मैं लाइन खींच देता हूं, यहीं से आप लोगों को मारवाड़ का इतिहास की उत्पत्ति के बारे में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आप लोगों का एक भी % गलत नहीं होगा यदि आप लोग इसको देख लेते हो, थोड़ा सा समझ लेते हो साथियों। सबसे पहले इधर की बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज के अंदर साथियों जयचंद्र गढ़वाल था। कौन? जयचंद्र गढ़वाल, उसके वंशज मानते हैं, जयचंद्र गढ़वाल जो था उसके वंशज माना जाता है इनको। अब साथियों जयचंद्र गढ़वाल जो है वो क्या था, पहला पॉइंट आ जाता है अपने पास में सूर्यवंशी था। क्या? सूर्यवंशी था। और इधर जो राष्ट्रकूटों की बात करें साथियों तो राष्ट्रकूट क्या थे, राष्ट्रकूट जो थे वो सूर्यवंशी नहीं थे। क्या? सूर्यवंशी नहीं थे, चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी मानते थे खुद को। राष्ट्रकूट जो थे वो स्वयं को चंद्रवंशी मानते थे। तो यहाँ पे ही जो है सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि कन्नौज के जो गढ़वाल थे वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे और दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट थे वो क्या है, स्वयं को चंद्रवंशी मानते थे। अब साथियों दोनों के अंदर राइटरों की बात ले लेते हैं अपन, पहला पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से कि कौन कौन से जो राइटर है उन्होंने किन किन को इनके अंदर माना है। तो पहले बात करें साथियों तो किन के अंदर, इनके अंदर आप सभी को पता होगा मारवाड़ का यदि इतिहास पढ़ते हैं हम तो सबसे पहले बांकीदास जी की ख्यात भी पढ़ते हैं। क्या? बांकीदास की ख्यात, मोणो नैणसिरी ख्यात, उसके बाद में साथियों एक अपन पढ़ते हैं दयालदास जी की ख्यात, मारवाड़ की ख्यात। तो ये जितनी भी ख्यातें जो है वो कन्नौज के गढ़वालों से मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति बताते। मारवाड़ की जो पोथियां लिखते हैं, मारवाड़ की जो पोथियां पढ़ते हैं उनके अंदर भी क्या है, किनको कन्नौज वाले जो है गढ़वालों से जो है सूर्यवंशी माना गया है मारवाड़ के राठौड़ों को, और वहीं से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो लिखवा दो इधर बांकीदास जी की ख्यात, बांकीदास ख्यात, बांकीदास ख्यात। अब बांकीदास ख्यात के बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है अपने पास में दयालदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, दयालदास जी की जो है ये ख्यात है। फिर अपनी राजस्थान में मारवाड़ के इतिहास के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो ख्यात रही है नैणसिरी ख्यात। कौन सी? नैणसिरी ख्यात। ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मैंने पढ़ी थी, बहुत ही शानदार चीजें हैं इसके अंदर। नैणसिरी ख्यात जो है आप लोग भी यदि पढ़ना चाहो साथियों तो मेरे को कमेंट करना, मैं कमेंट बॉक्स में जो है नैणसिरी ख्यात से संबंधित जो लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप नैणसिरी ख्यात को अच्छे से पढ़ सकते हो और मारवाड़ के इतिहास को जो है आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो साथियों बांकीदास ख्यात, दयालदास ख्यात और नैणसिरी ख्यात ये तीनों जो है किसका सपोर्ट करती है, ये तीनों मानती है कि सूर्यवंशी थे।
क्या मारवाड़ के जो राठौड़ थे वो सूर्यवंशी थे और इनकी उत्पत्ति कन्नौज के गढ़वालों से हुई है। तो इधर की बात करें तो ये लोग जो है इनको मानते थे। अब इधर बात करते हैं अपन, इधर की बात करें तो इधर सबसे ज्यादा किसने जो है इसको महत्व दिया, राष्ट्रकूट वाली जो बात थी उसको सबसे ज्यादा राष्ट्रकूट वंश से किस राइटर ने जो है जोधपुर के मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है। तो साथियों वो फेमस राइटर कौन थे, डॉक्टर ओझा जी जो थे, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, उन्होंने जो है साथियों यह है इसको जो है इतना वो उज्ज्वला दिया इसको कि इनको चंद्रवंशी माना, राष्ट्रकूटों के वंशज माना। तो सारा जो प्रोत्साहन दिया इधर वाली पक्ष को तो वो डॉक्टर ओझा जी थे, ओझा जी द्वारा जो है दिया गया। दूसरी यदि बात करें साथियों, दूसरा किनके द्वारा इनको सहयोग मिला तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या साथियों, डॉक्टर गोपीनाथ, इन्होंने भी क्या है साथियों बहुत ही शानदार राइटर थे। इन्होंने जो है वैसे तो चौहानों पर एक स्पेशल बुक लिखी थी इन्होंने, बट इन्होंने बताया राजस्थान के इतिहास में कई चीजों पर इन्होंने टिप्पणी की है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। और उन्होंने बताया कि राष्ट्रकूट के जो राष्ट्रकूट का एक जो है प्राकृतिक रूप देखे हम तो वो राउट होता है और उस राउट से ही जो है क्या है राष्ट्रकूट शब्द की, वो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो राठौड़ है मारवाड़ के वो मूलतः राष्ट्रकूट है। अब ये दो चीजें तो मानते हैं कि ये नए राइटर थे, इन्होंने लिख दिया होगा। कोई पुरानी चीजों में भी देखें तो साथियों इनके जो मारवाड़ के राठौड़ों के जो भाट थे, भाट जिन्हें हम सब देखते हैं पोथियां वगैरह लिखते हैं, वैसे तो इधर जो ये ख्यातें लिखी गई इनमें इनको सूर्यवंशी बताया गया। बताया तो ख्यातों में भाटों ने भी जो है सूर्यवंशी है, बट इनकी उत्पत्ति जो है भाटों ने किन से मानी है, राष्ट्रकूटों से मानी है। मारवाड़ के जो भाट थे उन सब ने जो है बताया तो इनको सूर्यवंशी है, बट क्या है इनकी उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से मानी है। मगर ये बात जो है सरासर गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जो है देखो राष्ट्रकूट सूर्यवंशी हो ही नहीं सकते। कहीं पे भी हम राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ते हैं तो सूर्यवंशी का कहीं पे भी जो है चर्चा नहीं की गई। राष्ट्रकूटों के बारे में हमेशा उन्हें जो है चंद्रवंशी बताया गया। तो भाटों वाली जो बात थी वो एकदम गलत निकलती है। क्या भाटों वाली जो बात थी वो एकदम गलत निकलती है। अब बात करें साथियों एक और राजस्थान के इतिहास के जो पिता हैं अर्थात द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, उनकी बात करें उन्होंने इस पक्ष पर क्या मत दिया, उनका क्या मत है, कौन से पक्ष की तरफ वो रहे। तो साथियों जो उन्होंने जो है कर्नल जेम्स टोड जी ने जो है उन्होंने भी कन्नौज के गढ़वालों से मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति माना है। तो चौथा जो किसी राइटर ने सपोर्ट किया तो वो कौन थे साथियों, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड जी जो थे इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, ये कन्नौज के गढ़वालों से राठौड़ों की उत्पत्ति मानते हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक में बकायदा लिखा है कि दयाल दास जी की ख्यात में ये लिखा है, इसलिए मैं भी जो है इसी को सपोर्ट करूंगा कि ये लोग जो है कन्नौज के गढ़वालों से इनकी उत्पत्ति हुई है, जयचंद्र के वंशज थे। अब साथियों आगे बात करें जयचंद के वंशज थे तो जयचंद के बाद में कौन सा राजा हुआ जो आगे ले जाकर मारवाड़ का जो है राठौड़ों का साम्राज्य स्थापित किया। तो उम्मीद है साथियों आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है हम हमारे तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं राव सिंहा और मारवाड़ के इतिहास के राठौड़ों के इतिहास के पहले राजा को बारे में हम पढ़ते हैं। मारवाड़ में राठौड़ डायनेस्टीज के पहले जो राजा है राव सिंहा जी, उनके बारे में पढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी जो है बहुत ही शानदार है, आप लोगों को इस स्टोरी के बहाने याद भी रह जाएगा। वैसे तो इसका कोई तथ्य नहीं मिलता है प्रमाणिक, बट ये स्टोरी जो है इसने इतिहास के अंदर 1907 के अंदर ब्रिटेन में पहली बार किसी को जो है इस स्टोरी की वजह से जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ये वाली जो राव सिंहा जी की 1278 की जो स्टोरी है, 1268 वाली स्टोरी, इसकी वजह से वो मैं आपको बताऊंगा साथियों। अब जो है आपको मैं आगे बताता हूं, स्टार्ट करता हूं साथियों। तो ऐसा कहा जाता है कि राव सिंहा जो है वो सेतराम जी के बेटे थे। किनके, सेतराम जी। तो पहले इधर लिख देता हूं, पिता सेतराम थे, इनके पिता सेतराम जी थे, सेतराम।
और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सैतराम जी थे इनके 100 पुत्र थे। अब ये नहीं पता थे या नहीं, वो मेरे को भी नहीं पता, बट कहा जाता है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कि इनके 100 पुत्र थे। और राव सिंह जी जो है वो 50 के बाद में 51वें पुत्र थे। 50 इनके पहले से ही पुत्र थे, 51वें नंबर के जो पुत्र थे वो कौन हुए थे? राव सिंह जी हुए थे। अब आप सभी को पता होगा क्या आजकल जो जन्म होता है तब तो जल्दी से क्या एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है या फिर फेसबुक पे पोस्ट अपलोड कर दी जाती है। जैसे ही जन्म होता है, आज हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कई लोग डालते हैं छोटे भाई को पुत्र होने की बधाई हो, कई प्रकार की जो है पोस्टें डल जाती है, तो जन्मदिन और समय तैयार रहता है। इसके माध्यम से फिर हम लोग जो है पंडित जी को दिखा के कुंडली बनवा लेते हैं। बट पहले के टाइम में ऐसा कुछ होता नहीं था। पहले ये होता था कि जैसे ही बच्चा हुआ तो कोई चीज खड़ी रहती थी उसकी, जैसे यदि मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर आप सभी को पता होगा विजय स्तंभ था, तो विजय स्तंभ की छाया के हिसाब से निशान मार दिया जाता था कि ये छाया जो है यहाँ पे बन रही है, कोई स्पेशल चीज की जो है छाया यहाँ पे बन रही थी। तो साथियों पहले जैसे ही बच्चे का जन्म होता था जो दाई होती थी वो जाके क्या छाया पर निशान बना देती थी। पर कहा जाता है कि राव सिंह का जब जन्म हुआ तो जो दाई माँ थी, दाई माँ जो बच्चों को पालती है, वो क्या है थोड़ी बिजी थी, थोड़ी मतलब भूल गई यार, भूल हो ही जाती है। तो जैसे ही जन्म हुआ भूल गई, 10-15 मिनट बाद में उसे याद आया और हाल यार मैं तो भूल गई। वो जल्दी से गई कि राजा जी की मौत के घाट ना उतार दे, तो जाके एक झूठा निशान कर दिया कि इस टाइम पे जो है जन्म हुआ था, थोड़ा सा छाया को आगे पीछे करते हुए कहीं इतना सा जन्म हुआ था। अब आप सभी को पता है किस्मत जो है, भाग्य वो तो पल पल में बदलता रहता है। कुंडलियों के हिसाब से देखें तो समय के अनुसार कुंडलियां बनती है। तो जैसे ही पंडित जी आए, राजा जी ने कहा कि मैं जल्दी करो यार, थोड़ा आप देख लो, फिर अपने बच्चे को देखने जाता हूँ। पंडित जी ने जैसे ही देखा कुंडली बनाई, का अरे महाराज गलत है, ये तो गड़बड़ा गया मामला। क्या कहो क्यों गड़बड़ा गया? कि नहीं महाराज थोड़ी बड़ी समस्या आपको अकेले में बताई जाएगी। मारने का कहो चलो अकेले में चलते। अकेले में ले जाकर पंडित जी ने कहा यार महाराज ये जो है सीताराम जी आपका, तो आप तो सेंचुरी लगाने का प्रयास कर रहे हो, बट ये जो 51वें नंबर का है आपका अर्धशतकी रह जाएगा मेरे हिसाब से। सीताराम जी ने कहा कैसे यार, मैं तो अपनी सेंचुरी पूरी करके रहूंगा, 100 बच्चे तो होने चाहिए मेरे। तो उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली के हिसाब से यदि इसके पिता ने जो है इसको देख लिया तो वो पिता मर जाएगा। सीताराम जी ने कहा अपने कौन सी जरूरत है, तो देखे इसे, फेंक दो, मरवा दो, कहानी खत्म कर दो। सीताराम जी ने ये बोला। तो फिर सीताराम जी ने जल्लाद जो होते हैं उनको बुलाया, जल्लादों को कहा कि जाओ यार ले जाओ इसको, कहानी खत्म कर दो। अब जैसे वो जल्लाद उनको जंगल में लेके गए, जल्लादों में भी दिल तो होता ही है, उन्होंने सोचा यार जीवन में इतने पाप किए हैं, ये सबसे बड़ा पाप तो नहीं करे, कम से कम अपन एक दिन के बच्चे को अपन मार कैसे सकते हैं। तो उन्होंने सोचा नहीं यार इसको मारेंगे तो नहीं, बट उन्होंने क्या किया, उसको एक शेर की गुफा के अंदर फेंक दिया। क्या? शेर की गुफा के अंदर जो है उसको फेंक दिया। अब वहां पे जो है शेरनी भी उसी दिन, किस्मत का संयोग था कि शेरनी भी उसी दिन बच्चे को जन्म दिया था शेरनी ने, और ये जो बच्चा है वो वहीं पे जाके गिर गया उस बच्चे के पास में। अब शेरनी ने सोचा कि मेरा ही बच्चा, ऐसा कहानी के अकॉर्डिंग है। तो जब शेरनी ने सोचा कि मेरा ही बच्चा है तो शेरनी ने उसको भी पालना प्रारंभ कर दिया। अब डार्विन के सिद्धांत के अनुसार, अनुकूलन वाला जो सिद्धांत है, जैसी परिस्थितियों में रहा वो वैसा ही रहने लग गया, वैसे ही शेरों की तरह चलने लग गया, 4 पांव पे, हाथों को भी वो पैरों के रूप में यूज लेने लग गया, और ऐसे ही लंबे लंबे दांत हो गए, उसके बाल काफी लंबे लंबे हो गए, धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग बड़ा हुआ। अब साथियों ये तो क्या है, इधर का एक पक्ष है। अब इधर मैं आप लोगों को बताता हूं थोड़ा सा कि पाली के अंदर, अभी जो अपना राजस्थान का वर्तमान का पाली है, वहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। और क्या पहले के टाइम के अंदर पाली जो है एक व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो पालीवाल जो ब्राह्मण थे वो व्यापार करने जाया करते थे और अक्सर इन लोगों को क्या लूट लिया करते थे। जो लुटेरे होते थे ये हमेशा सोचते हैं यार अपना भी कोई राजा होना चाहिए। तो पालीवाल ब्राह्मण एक दिन उस जंगल में से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा यार 4 शेर लड़ रहे हैं और एक 5वां जो है शेर जैसा दिखने वाला इंसान है, बट वही 4 पैरों पे खड़ा है, लड़ाई कर रहे हैं
और वो अकेला उनको मार रहा है चारों को। समस्या क्या है इन्होंने समझा नहीं। भागते भागते कन्नौज के महाराज सेतराम जी के पास पहुंचे। कन्नौज के जंगलों में ही देखा था, ये व्यापार के उद्देश्य से जा रहे थे उधर। तो बोला महाराज एक बात बतानी। महाराज ने कहा आओ ब्राह्मण देव, बताओ क्या बात है, आप तो व्यापारी भी हो और ब्राह्मण भी हो। उन्होंने कहा यार हम लोगों ने ऐसे ऐसे आपके राज्य में एक देखा है, आधा आदमी है आधा जानवर है, समझ नहीं है क्या है। तो सेतराम जी ने कहा यार सुबह सुबह ही लग गए तुम लोग, सुबह सुबह थोड़ी चढ़ा ली, मेरे को लगता है तुम लोगों ने नशे किए सस्ते वाले हैं थोड़े। फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज यदि आप कहो तो हमारी गर्दन उड़ा देना, एक बार देखो तो सही। तो वो जल्लाद लोग बैठे थे उधर सभा के अंदर, उधर से जल्लाद ने कहा महाराज एक बात बता दूं। क्या बता, क्या आप कुछ कहोगे थोड़ी ना, कहीं सजाए मौत मेरे को दे दो। क्या नहीं दूंगा। पहले वचन लिया जल्लाद ने। जल्लाद भी थोड़ा होशियार था। जल्लाद ने कहा महाराज ये जो वो बताऊं क्या हुआ, आपने जो बच्चे को मारने को कहा था ना, वो बच्चे को हमने मारा नहीं था, उसको शेर की गुफा में फेंक दिया था। हो ना हो इतने साल बाद में जो हाइट वगैरह बता रहे हैं, उम्र वगैरह, उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा वही है वो बच्चा आपका ही है। अब राव सेतराम जी ने कहा ठीक है यार जाओ ढूंढो। पालीवाल ब्राह्मण थे, इनको व्यापार करना था, ये आगे निकल गए। उसको लाया गया। उसको लाने के बाद में थोड़े दिन पकड़ के रखा। अब वही फिर डार्विन वाला अनुकूलन वाला सिद्धांत वापस लागू हुआ। जैसी परिस्थिति में रहा वैसे बदलने लग गया, दो हाथों पे चलने लग गया। पहले जो है चिकन कच्चा मांस खाता था, अब चिकन फ्राई करके खाने लग गया। थोड़ा डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर, जो है नया तल के खाने लगा मस्त आराम से। तो थोड़े टाइम बाद में जो है ये पालीवाल ब्राह्मण वापस आए तो बोला महाराज जी क्या हुआ, वो बच्चा जो आपको हमने बताया था वो जानवर सा, वो क्या कह रहे मालिक ब्राह्मण देव क्षमा करो, हमें वो हमारा ही बेट पुत्र था। धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमारे पुत्र से मुलाकात करवाई आप लोगों ने। मैं मरा नहीं, वो पंडित जी जो थे वो झूठे थे थोड़े, उन्होंने ऐसे ही खामखा मुझे डरा दिया, मेरी सेंचुरी भी हो गई। अब इधर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है। बट क्या है फिर क्या हुआ, पालीवाल के जो ब्राह्मण थे इन्होंने कहा महाराज धन्यवाद किस बात का, ये तो हमारा कर्तव्य था। तो महाराज जी ने भी कहा कि जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं पालीवाल ब्राह्मण तो पूछ लेते हैं इन्हें क्या चाहिए। इन्होंने सेतराम जी ने कहा तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज हमें तो जो है कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग जो है बस वो थोड़ा क्या है हमारे राज्य में कोई राजा नहीं है तो आप किसी को भेज देते तो लुटेरे वुटेरे थोड़े कम हो जाते। तो इन्होंने कहा मेरे तो 100 बेटे हैं, कोई से भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। क्या महाराज वो 100 वालों तो छोड़ो, लेकिन ये जो 51वां हमने देखा था शेरों से भिड़ गया था उसको भेज दो हमारे साथ में, तो हम उसी को राजा बना लेंगे, उधर ही चिकन फ्राई करके खा लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, आप इसको भेज दो। तो साथियों 1268 में ऐसा कहा जाता है कि राव सिंह कई जगह पर हमें देखने को मिलता है कि अपने 150 सैनिकों के साथ में, कई जगह देखने को मिलता है 200 सैनिकों के साथ में 1268 में पाली में आया। कहां पर, पाली में आया और पाली में एक खेड़ नामक जगह है उसको राजधानी बनाया। कहां पर साथियों, खेड़ नामक एक जगह है उसको राजधानी बनाया। तो साथियों ये जो खेड़ है ये क्या है, राजधानी थी राव सिंह की, राव सिंह की राजधानी किसको बनाया गया था साथियों, खेड़ नामक जो जगह थी उसको राव सिंह की राजधानी बनाया गया। और कुछ समय बाद में राव सिंह ने अपना जो है राठौड़ की जो है वो वंश प्रारंभ कर दिया। इनकी शादी भी हुई, 3 बच्चे भी हुए थे इनके, वो अपने कोई काम की नहीं है इतनी, तो 3 बच्चे हुए। परंतु साथियों इनकी डेथ की जरूर अपने काम में आती है। डेथ की बात करें तो 1273 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी और बिट्ठू नामक एक गांव है पाली के अंदर, बिट्ठू, वहां पर इनका स्मारक लगाया गया। बिट्ठू में छतरियां बनी है, क्या साथियों, छतरियां बनी है, किनकी छतरियां बनी है, राव जो थे सिंह इनकी छतरियां कहां पर है, पाली के बिट्ठू गांव के अंदर जो है इनकी छतरियां बनी हुई है, किनकी, राव सिंह की। तो ये थी थोड़ी सी राव सिंह वाली स्टोरी। इससे आप लोगों को याद भी रह गया होगा, सिंह तो ये राव तो उपाधि थी, टाइटल था राजा का, और सिंह जो था वो शेरों के साथ में रहा था तो इसका नाम सिंह पड़ गया था, तो वैसे इसका नाम राव सिंह था। अब साथियों समय गुजरता गया, समय के साथ में कोई जो है चित्रकार भी आया, उसने राव सिंह का चित्र भी बना दिया मस्त सा, 4 शेरों के साथ में लड़ता हुआ अकेला आदमी। अब साथियों हमने राजस्थान में आप सभी को पता है, थोड़ी सी आगे वाली स्टोरी बताता हूँ क्या गजब का कांड हुआ था। मैंने कहा नोबेल पुरस्कार मिला
तो नोबेल पुरस्कार कैसे मिला वो भी बता देता हूँ। अब जैसे जैसे अंग्रेज आते गए तो क्या है, अपने एक जो आप सभी को पता होगा एक मूवी आई है, हॉलीवुड की मूवी है, डिज्नी की तरफ से चलती है, किसी ने देखा होगा द जंगल बुक नाम से। और जंगल बुक के अंदर जो मोगली कैरेक्टर है वो क्या है, वो मोगली वाला कैरेक्टर है, वो राव सिया से इंस्पायर्ड है। ये जो है मोगली वाला कैरेक्टर की जो कहानियां लिखने वाले जो रुडयार्ड किपलिंग थे, कौन साथियों, रुडयार्ड किपलिंग जो थे, उन्होंने क्या साथियों ये पुस्तक लिखी थी द जंगल बुक। और द जंगल बुक के अंदर जो है साथियों जो कहानियां हैं उन्हीं को डिज्नी वालों ने जो है उनसे जो है अथॉरिटी ली और बाद के अंदर जो है इनके द जंगल बुक अपने एक मूवी आती है वो चालू किए, उसके कई पार्ट्स आए। तो अपने देखते हैं अपने जो इंडिया के बच्चे हैं वो द जंगल बुक में मोगली को देख के बहुत ही प्रसन्न हो जाते, राजी हो जाते, बट किसी ने मारवाड़ के इतिहास को पढ़ना उचित नहीं समझा। वास्तविकता तो यह है कि मारवाड़ का जो है राव सिंह से ही इसको इंस्पायर मिली थी। और बाद में रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक, कौन सी, द जंगल बुक के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। द जंगल बुक नामक जो पुस्तक लिखी थी, इस जंगल बुक के लिए, इधर आप लोगों को फोटो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो फोटो द जंगल बुक की। इस जंगल बुक के अंदर जो है इसके कारण इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या साथियों, नोबेल जो है पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। ये कब मिला साथियों, 1907 के अंदर मिला था। और ये किसी अंग्रेज को पहली बार जो है किसी ब्रिटेन के अंदर पहली बार किसी व्यक्ति को लिटरेचर के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था। और वो कौन थे, रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग को जो इंस्पायर मिली थी, जो प्रेरणा मिली थी ये लिखने की द जंगल बुक, वो अपने राव सिया जी से मिली है, उन्हीं की स्टोरी पर बेस है। इसी के बाद में उन्होंने वो लिखा है, मोगली को जो है शेरों से महान बताया, बाकी सब कुछ। तो साथियों ये थे हमारे राव सिया जी की कहानी। मारवाड़ के बारे में पढ़ा हमने, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक के बारे में पढ़ा और राठौड़ी की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत पढ़े। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से इसको समझ लेना। राव सिया को आज की हमारी जो कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है साथियों। अगर कक्षा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जो है साथियों जरूर करना, जरूर से जरूर। जय हिंद, जय भारत साथियों।